इससे पिछली वीडियो में हमने आईडीएलई में कुछ वेरिएबल्स क्रिएट किए थे। वेरिएबल्स के हमने टाइप्स देखे थे और कुछ एरर्स हमने क्रिएट करके देखे थे। हमने डिवाइड बाय ज़ीरो एरर देखा था और हमने दो इंट और स्ट्रिंग को ऐड करने की कोशिश की थी जिससे कि एक टाइप एरर थ्रो हुआ था। तो पाइथन के हमने एरर्स देखे थे कि कैसे पाइथन एरर थ्रो करता है अगर हम कुछ गलत करते हैं। तो वीडियो के एंड में हमने कुछ कीवर्ड्स देखे थे। जैसा कि मैंने बताया था, इन कीवर्ड्स को हम जैसे जैसे स्टडी करते जाएंगे आप समझेंगे कि पाइथन लैंग्वेज में इन रिजर्व्ड वर्ड्स का हम कैसे यूज़ करते हैं। ये रिजर्व्ड वर्ड्स ही आप यूज़ करेंगे कंप्यूटर को समझाने के लिए कि आप क्या चाहते हैं। हर कीवर्ड का कुछ अलग फंक्शन है, सारे ही अपने आप में बिल्कुल यूनिक हैं। तो काफ़ी सारे हम अभी पाइथन ऑपरेटर्स में कवर करेंगे। पाइथन ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, कुछ तो आपने पिछले एग्जांपल्स में देखे भी हैं, जैसे इक्वल टू हमने देखा था। काफ़ी सारे पाइथन ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। आप कंफ्यूज कर सकते हैं एक दूसरे से इनको। टाइप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये जो सारी टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपने सारे देखे थे, प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। तीन और होते हैं हमारे पास। मॉड्यूलस जो कि रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए होते हैं कि कुछ भी आपने डिवाइड किया और अगर वो दोनों नंबर पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, कुछ रिमाइंडर आएगा, तो वो हमें मॉड्यूलस से पता लगता है। एग्जांपल्स देखेंगे अभी हम इन सारों के। ऐसे ही अगर हम डबल स्टार किसी दो वेरिएबल के बीच में लगाते हैं, किसी दो नंबर्स के बीच में, तो पावर जैसे आप मैथ में कहते हैं ना, जैसे कि 2⁻³ लिखा है, मान लीजिए 2 क्यूब जिसको आप कहते हैं मैथ्स में, तो उसका मतलब है 2 को 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो 2⁻³ वो लिखने के लिए आप कंप्यूटर में पाइथन में ऐसे लिखेंगे 2�3। तो कैसे होगा, 2 × 2 × 2, जिसका आंसर हमारे पास 2 × 4, 4 × 8, 8 आ जाएगा हमारे पास। हमने क्यूब करना हो, 4 पावर में करना हो, स्क्वायर पावर में करना हो, तो डबल स्टार हम यहाँ पे ऐसे यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास फ्लोर डिवीजन है। मान लीजिए कोई दो नंबर है, वो एक दूसरे से डिवाइड करने पे जो आंसर आता है वो डेसिमल्स में आता है। डिवाइड से तो हमारे पास डेसिमल में आ जाता है। अगर आप चाहते हैं भाई डेसिमल पार्ट आगे का इग्नोर हो जाए, सिर्फ शुरू का हमें इंट वाला पार्ट मिल जाए, तो हम डबल स्लैश लगाते हैं। जैसे हमारे को एक एग्जांपल लेते हैं, पाई है हमारे पास 22/7। पाई की वैल्यू जो होती है 22/7, वो हमारे पास 3.14 आती है। अगर आप डिवीजन में सिंगल स्लैश वाला लगाएंगे तो पाइथन रिटर्न करेगा 3.14। अगर आप डबल स्लैश लगा देंगे तो पाइथन सिर्फ 3 रिटर्न करेगा। 0.14 आगे जितना भी है उस सारे को इग्नोर कर देगा पाइथन। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने यहाँ पे आईडीएलई स्टार्ट किया, एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। दो वेरिएबल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। ए हमने रखा 10, बी हमने रखा 3। अब प्रिंट कराते जाएंगे हम। सबसे पहले हमने प्रिंट कराया a+b। आपको पता ही है इन चीज़ों से क्या आउटपुट आएंगे, हमने पहले एग्जांपल्स देखे हैं कुछ। a+b देखते हैं, a-b देखते हैं, a×b देखते हैं, a×b, a/b। इसके बाद हम मोड देखते हैं। मोड कहते हैं इसको, परसेंटेज वाले साइन को। दो और चाहिए हमें। एक हमारे पास था फ्लोर डिवीजन, एक हमारे पास था पावर। पावर का सिंबल हमारे पास था डबल स्टार। अब इसको रन करके देखते हैं। सेव करने के लिए मांगेगा ये। डेस्कटॉप पे इसको मैं किसी भी नाम से सेव कर देता हूँ, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मतलब हमारे जो मैथमेटिकली रिलेटेड होते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गए हैं सारे कंसोल में। मैच करते हैं इनको देख के। तो a+b 10 + 3 13, 10 - 3 7, a×b 10 × 3 30। अब डिवाइड अगर हम डायरेक्टली करें, 10 को 3 से अगर हम डिवाइड करें तो 3.33 आया हमारे पास ऐसे। फिर परसेंटेज का जो सिंबल होता है उससे रिमाइंडर आता है। मैथमेटिकली करके देखें जैसे हम मैथ्स में करते थे। मैं पेन ले आता हूँ यहाँ पे। 10 मैंने यहाँ रखा,
3 से इसको डिवाइड किया, ये 3 3 9 और हमारे पास 1 यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। ये वो रिमाइंडर दिखाने के लिए हमारे पास परसेंटेज वाला सिंबल होता है, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस। ऐसे ही a इंटू बी, हमने जो डबल स्टार डाला है उसका आउटपुट देखते हैं एक बार। डबल स्टार लगाने से हमारे पास 10,000 आया। तो 10,000 क्यों आया? 10 की पावर 3 हो गया ये। जैसे हम लिखते हैं ना 10, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? 10 इंटू 10 इंटू 10, जो कि हमारा 1000 के इक्वल होता है। बेसिक मैथमेटिक्स है यहाँ पे, अर्थमेटिक ऑपरेटर से। इसके बाद फ्लोर डिवीजन जो हम बात कर रहे थे, अगर हम रेगुलर डिवीजन करें तो डेसिमल के बाद वाला आया हमारे पास। मान लीजिए आपको इतनी प्रिसीजन नहीं चाहिए, आपको डेसिमल्स की जरूरत नहीं है, तो आप डबल स्लैश लगा के सिर्फ इंटीजर पार्ट उसका छोड़ सकते हो। फ्लोट पार्ट इससे इग्नोर हो गया। पिछली वीडियो में हमने देखा था फ्लोट हम डेसिमल को कहते हैं, जो उसके आगे होता है उसको हम इंटीजर बोलते हैं। तो फ्लोर डिवीजन डबल स्लैश से होती है हमारे यहाँ पे। ये हमारे थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अभी पेन को यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। इसके बाद हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इनके बारे में बात करते हैं। हमने ऐसा पहले कुछ नहीं देखा है अभी तक। शेल को मैं यहाँ मिनिमाइज कर देता हूँ। आपने सिंगल इक्वल टू यहाँ लगा देखा है, लेकिन डबल इक्वल टू आपने अभी तक नहीं देखा पाइथन में। तो कंपैरिजन ऑपरेटर, नाम से ही पता लग रहा है कि दो वेरिएबल्स हैं, उनको हम कंपेयर कर रहे हैं। ये ज़्यादातर वेरिएबल्स हमें ट्रू या फॉल्स में आंसर देते हैं कंपेयर करके, कि हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। मान लीजिए आपने चेक करना है कि दो चीज़ें इक्वल हैं कि नहीं। जैसे ए और बी है, मान लीजिए मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट ए इक्वल टू बी। तो ये जो हमने डबल इक्वल टू डाला है, ये हमारा कंपैरेटिव ऑपरेटर है एक। अगर मैं इसको भी रन करता हूँ यहीं पे सेव करके, तो मेरे पास फॉल्स आया। फॉल्स का क्या मतलब है भाई? 10 3 के इक्वल नहीं है। 10 3 के इक्वल थोड़ी ना, 10 एक बड़ा नंबर है और 3 एक छोटा नंबर है। तो हमें कभी भी चेक करना है कि दो चीज़ें इक्वल है कि नहीं, तो उसके लिए हम डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास है नॉट इक्वल टू। ये उसका बिल्कुल उल्टा है। मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, नॉट है ये जो मैंने एक्सक्लेमेशन डाला है ना, तो इसने ट्रू रिटर्न किया, क्योंकि 10 और 3 एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अभी आपको ये चीज़ें बड़ी बेसिक सी लग रही होंगी देखने में कि ये क्या कर रहे हैं हम भाई, हमें पता ही है ऑलरेडी 10 और 3 इक्वल नहीं है। लेकिन जब आप फर्दर प्रोग्रामिंग में जाएंगे, आपको कुछ टास्क करने होंगे, तो ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। इक्वल्स, जैसे मान लो आपने चेक करना है कि क्या एक फाइल का एक्सटेंशन .txt है, तो आपको पता लग जाएगा ये टेक्स्ट फाइल है। क्या अगर आप चेक करते हैं कि क्या इस फाइल का नाम के एंड में .xlx है, तो आपको पता लग जाएगा कि एक्सेल फाइल है। तो ये इक्वल टू सिर्फ नंबर्स पे ऐसे काम नहीं करते, हम आगे इनको काफ़ी यूज़ करेंगे। यही बिल्कुल फाउंडेशन है पाइथन की, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। लॉजिक है ये हमारा ट्रू और फॉल्स का। नॉट इक्वल टू हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम ये ऐसे ब्रैकेट डालें, इसका मतलब भी बिल्कुल सेम है, नॉट इक्वल। तो ये भी हमें फॉल्स ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, ये पाइथन पुराने वाली पाइथन में सपोर्ट होता होगा इसका। पाइथन 3.7 में दो ऑपरेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती होगी, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है ग्रेटर देन। ग्रेटर, क्या ए बी से बड़ा है? 10 और 3, ए में 10 है, बी में 3 है। क्या ए बी से बड़ा है? ट्रू, क्योंकि 10 3 से बड़ा है। ऐसे इसका अगर हम उल्टा कर दें, क्या ए बी से छोटा है? तो वो छोटा नहीं है, इसीलिए हमें फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं हम, कंपैरेटिव ऑपरेटर है ये। इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसका एक एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर दोनों इक्वल भी हैं तो ये उसके लिए भी चलेगा। अभी ट्रू रिटर्न करेगा हमें। इक्वल टू का सिंबल हम बाद में लिखते हैं, सॉरी। तो इसने ट्रू रिटर्न किया कि क्योंकि ए और बी इक्वल हैं। लेस देन पे भी चलता है। अब मान लीजिए
मैं इनमें से किसी एक को लेस कर देता हूँ। यहाँ ए छोटा होने की बात हो रही है, तो अगर मैं ए को छोटा रखता हूँ और इसको रन कर देता हूँ तो इसको यहाँ पर ट्रू रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि ये छोटा है। इससे छोटे पे भी ट्रू होगा, ये इक्वल पे भी ट्रू होगा। इन सिंबल्स का हम आगे लूप्स में बहुत यूज़ करेंगे। अभी आपको जैसा कि मैंने अभी कहा, काफ़ी सिंपल लग रहा होगा ये सब। ये आगे बहुत काम आएंगी चीज़ें, लॉजिक हमें यहाँ पे बनाने में। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा इक्वल टू है सिर्फ, मतलब किसी भी चीज़ के अंदर किसी और चीज़ को असाइन करने के लिए। सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं होता ये। मान लो अगर मैं यहाँ पे किसी वेरिएबल को एक वेरिएबल ही असाइन कर दूं, जैसे मैंने ए को तो 10 दे दिया, फिर बी को मैंने ए पकड़ा दिया जो मेरा ओरिजिनल वेरिएबल था। अगर मैं बी प्रिंट कराऊंगा तो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि ए मैंने रखा 10 और बी के अंदर मैंने ए डाल दिया, तो बी भी तो इनडायरेक्टली 10 हो गया हमारे पास। अभी अगर मैं रन करूंगा तो ये 10 यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो सिंगल इक्वल टू है, अगर आप डबल इक्वल टू लगाते हो तो वो चेक करता है कि दोनों वैल्यूज इक्वल है कि नहीं। अगर आप सिंगल इक्वल टू यूज करते हो तो वो ये वो कोई चेक नहीं करता, सॉरी। अगर आप सिंगल इक्वल टू यूज करते हैं तो वैल्यू असाइन हो जाती है किसी चीज की किसी और को। इसमें आप इस दूसरे एंड पे वेरिएबल भी रख सकते हैं, कोई नंबर भी रख सकते हैं, कोई स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। अब अगर मैं बी को प्रिंट करूंगा तो हमारी स्ट्रिंग प्रिंट होगी यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास ऐसे ही यहाँ पे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लगा के असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जैसे यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे हमारे पिछले 2 स्लाइड्स पहले, उनको भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ए में 2 बढ़ाना चाहता हूँ, तो या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a इज इक्वल टू a प्लस 2, ये तो हमारा हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर। अगर मैं डायरेक्टली ऐसे लिखना चाहूँ a प्लस इक्वल टू 2, तो ये भी वैलिड है a में 2 बढ़ाने के लिए। ये मतलब इसको लिखने का शॉर्ट हैंड तरीका है। मान लीजिए मैं यहाँ a को अभी प्रिंट कराता हूँ तो 2 ऐड हो जाएगा, इसमें 12 प्रिंट हो गया मेरे पास यहाँ पे। ऐसे ही आप सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पे ले सकते हैं। मान लीजिए आपको सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो वो ओरिजिनल के साथ यही वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देगा, 10 के साथ ये 2 को मल्टीप्लाई कर देगा, 20 प्रिंट कर देगा। तो सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज़ कर सकते हैं हम। इसके बाद हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। मान लीजिए लॉजिक जो हमारा होता है, मैं लॉजिक के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ यहाँ पे। लॉजिक हमारा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। मान लीजिए आपको कोई कंडीशंस हैं बहुत सारी, वो चेक करनी है, जैसे कि मल्टीपल कंडीशंस का कई बार हमारे पास चेक्स रहते हैं, तो उसके लिए हम ये लॉजिक कंडीशंस यूज़ करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। a इज इक्वल टू एज नाम देते हैं इस बार हम। मान लीजिए हमारी एज है 20 साल। इसके बाद ब्लड ग्रुप दे सकते हैं हम B पॉजिटिव। इसके बाद हम चेक कर सकते हैं, अगर हमने 2 कंडीशंस एक साथ चेक करनी है तो कंडीशन चेक करने के लिए हम इफ़ यूज़ करते हैं, इफ़ कीवर्ड। इफ़ के अंदर हम जो भी डालेंगे वो एक कंडीशन हो जाती है। मान लो मैं एक ऐसे डालता हूँ कि इफ़ एज इज लेस देन 18। अब इसको पाइथन में हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, कोड ब्लॉक को हम कोलन यूज़ करते हैं, जो डबल डॉट वाला सिंबल होता है इसको कोलन कहते हैं। तो मान लीजिए मेरे को कुछ भी ऐसे टेस्ट करना है, अब मैं एंटर दबाऊंगा तो देखो इसने अपने आप यहाँ पे कुछ 4 स्पेसेस मेरे को दे दिए ऐसे। ये हमने कोड ब्लॉक क्रिएट किया।
पाइथन में हमें कोड ब्लॉक क्रिएट करने पड़ते हैं। अब इसके अंदर जब मैं जो भी लिखूंगा वो सिर्फ तभी चलेगा जब एज हमारी 18 से कम होगी। तो अगर एज 18 से कम हो तो मैं प्रिंट कराना चाहता हूं अंडर एज। ऐसे ही मैं एक इफ और लगाता हूं, अगर एज ज़्यादा हो या इक्वल हो 18 के तो प्रिंट एलिजिबल फॉर डोनेटिंग ब्लड। अगर मैं इसको भी रन करता हूं तो एलिजिबल आ गया मेरे पास, क्योंकि हमारी एज 20 थी। और हमारी ये कंडीशन क्यों नहीं चली? क्योंकि ये कोड ब्लॉक फॉल्स था, इफ के अंदर फॉल्स गया। ठीक है, तो एज अगर 18 से कम है, ये जब कंडीशन ही हमारी फॉल्स हो गई तो ये इफ नहीं चला। तो इफ हमारा एक कंडीशनल स्टेटमेंट बनाता है, कंडीशनल एक कोड ब्लॉक बनाता है, जिससे कि हम चेक कर सकते हैं कि कोई कंडीशन ट्रू है कि नहीं। और फिर जो इस कोड ब्लॉक के अंदर हमारा इंडेंटेड हमारा कोड होता है सिर्फ वही चलता है। ये 4 स्पेस का हमने इंडेंटेशन दिया है यहाँ पे, 1 2 3 4। अभी हमने 4 का दिए तो ये पूरे प्रोग्राम में हर कोड ब्लॉक को हमने 4 का ही देना है अगर हमने इंडेंट देना है तो। मान लीजिए मैं कोई चीज इस इंडेंट के बाहर लिखता हूं, प्रिंट आउटसाइड। अब कौन सी लाइन चलेगी कौन सी लाइन नहीं चलेगी? ये कोड ब्लॉक के अंदर है और ये कोड फॉल्स है, तो ये कोड ब्लॉक हमारा नहीं चलेगा। यहाँ पे हमारा आउटपुट आया आउटसाइड, और फिर जो नीचे वाला कोड ब्लॉक ट्रू था उसका आउटपुट आया एलिजिबल फॉर डोनेटिंग ब्लड, क्योंकि ये कोड ब्लॉक हमारा ट्रू था। अगर मैं इसको 4 स्पेसिस का इंडेंट दे दूं, 1 2 3 4, तो ये इस कोड का पार्ट हो गया। इन पाइथन में हम इंडेंटेशन यूज करते हैं कोड ब्लॉक्स को अरेंज करने के लिए। दूसरी लैंग्वेजेस जैसे जावा वगैरह होती थी उसमें हम ऐसे एंगुलर ब्रैकेट लगाते थे बताने के लिए, और ये स्पेस का चक्कर हमें नहीं रहता था, हम कैसे भी लिख सकते थे, कहीं पे भी लिख सकते थे। तो इससे हमारे कोड की रीडेबिलिटी खराब होती थी। मान लीजिए मैं एक डेवलपर हूँ, मैं अपने कोड को साफ रखना पसंद करता हूँ, मान लीजिए कोई और है वो नहीं रखता साफ और वो एक ही लाइन में सब कुछ ऐसे लिखता रहता है, तो हमें हमेशा ब्रैकेट्स को देखते रहना पड़ता है कि कहाँ पे ब्रैकेट आई कहाँ पे नहीं आई। पाइथन ने जब ये इंडेंट वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस किया तो काफ़ी पसंद आया डेवलपर कम्युनिटी को, क्योंकि ये कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। मान लीजिए कोई 2 डेवलपर्स ने कोड लिखा तो उनके ऊपर ये चीज़ फोर्स की जा रही है कि उनको यहाँ पे ये स्पेस रखना ही पड़ेगा। दूसरे डेवलपर्स भी किसी और का कोड अगर पढ़ेंगे तो उनको ऐसा ही लगेगा कि जैसे उन्होंने ही लिखा हो। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो आउटसाइड वाला ब्लॉक हमारा नहीं चला, क्योंकि आउटसाइड अभी इस कोड ब्लॉक के अंदर है। अब इसमें हम और लॉजिक ऐड करना चाहते हैं मान लीजिए, तो हम एंड यूज करते हैं, जिसके लिए हमने इतना सारा कुछ अभी किया। लॉजिकल ऑपरेटर्स की हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर एंड पास कर सकते हैं, एंड ब्लड ग्रुप। अब जो डबल इक्वल टू था वो ये चेक करने के लिए हम यूज करते थे कि कोई सी चीज इक्वल है कि नहीं, तो ये देखो उसका हमें यहाँ पे यूज करना पड़ गया। अब हमने यहाँ पे ये चेक कराया, एक लाइन और प्रिंट करा दी, योर ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव। तो इसको अगर हम अभी रन करके देखें तो हम एलिजिबल भी हैं और बी पॉजिटिव हमारा ब्लड ग्रुप है। तो एंड से हमें यहाँ पे क्या मिला? मान लीजिए ये कंडीशन भी ट्रू है और ये कंडीशन भी ट्रू है। जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी
तब तक ये कोड ब्लॉक नहीं चलेगा। एंड का मतलब ये है। एक बार हम रीड करते हैं डिस्क्रिप्शन। एंड रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ ऑल द कंडीशंस आर ट्रू। मान लीजिए एक भी कंडीशन यहाँ फॉल्स हो गई, मान लो एज हमारी 17 की रह गई। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो अंडर एज बताया उसने। ये आउटसाइड वाली लाइन हमारी एक्स्ट्रा थी, ये टेस्टिंग के लिए थी, मैं ये मिटा देता हूं। एक बार दोबारा रन करते हैं तो अंडर एज बताया उसने, क्योंकि एज 18 से कम है। और नीचे वाला कोड ब्लॉक जो था वो रन ही नहीं हुआ, क्योंकि हमारा ब्लड ग्रुप चाहे बी पॉजिटिव था, ब्लड ग्रुप हमारा बी पॉजिटिव था, लेकिन एज वाली कंडीशन फॉल्स थी। तो एक कंडीशन फॉल्स है, एक ट्रू है, तो इस पूरे ने रिटर्न किया फॉल्स, क्योंकि यही एंड का मतलब है। एंड हमारा फॉल्स रिटर्न करता है अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए। या हम कितने भी एंड लगा सकते हैं, कितने भी एक साथ कंडीशन हम यहाँ जोड़ते जा सकते हैं। जब तक वो सारी कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तब तक ये कोड नहीं चलेगा इसके अंदर का। मान लीजिए आपने नेम का एक डालना है, या फिर कुछ स्पीशीज का आपने कुछ डालना है, कि मान लीजिए डॉग्स की ब्रीड है, अगर वो मैच करती हैं तो ही ये चीज़ ट्रू होगी। तो आप कितने भी वेरिएबल्स यहाँ डाल के कितने भी बार एक के बाद एक एंड लगाते जा सकते हैं, और ये एंड तभी चलेंगे जब सारी की सारी कंडीशंस ट्रू होंगी। ऐसे ही हमारे पास और है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे और डाल दूं तो इनमें से कोई एक भी ट्रू होगी तो ये चल जाएगा। मान लीजिए हमारी एज तो 19 है और बी हमारा चाहे ए पॉजिटिव है। अब ये बी पॉजिटिव वाली लाइन हम मिटा सकते हैं। हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये ब्लड ग्रुप हमारा ऊपर से ही आ जाए। उसके लिए हमें यहाँ पे ब्लड ग्रुप टाइप करना पड़ेगा, या फिर हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे ब्लड ग्रुप। कॉन्कैटिनेशन हमने पढ़ी थी पिछली में, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। ब्लड ग्रुप इसने ऊपर से ही उठा लिया और एलिजिबल बता दिया, तो ब्लड ग्रुप उसका बी पॉजिटिव नहीं है, फिर भी उसने यहाँ पे एलिजिबल कर दिया क्योंकि बीच में और लगा हुआ था। तो ये एंड और ये आपके सॉफ्टवेयर की सारी कंडीशंस की लॉजिक को डिफाइन करेंगी। मान लीजिए आप चाहते हैं कि अगर पहले से इस नाम की एक फाइल एग्जिस्ट करती है, आप ओवरराइट का मैसेज शो कर दें यूज़र को कि एक इस नाम से पहले से फाइल है क्या, इसके आप ऊपर फाइल सेव करना चाहते हैं, तो सारा लॉजिक आप एंड और नोट से डिफाइन कर सकते हैं। नोट के बारे में बात करते हैं। नोट हमारे रिजल्ट को उल्टा कर देता है। मान लीजिए आपको कुछ ऐसा चाहिए कि ये जो इसका रिजल्ट आ रहा है उसका आपको उल्टा चाहिए था, तो आप बाहर एक नोट लिख देंगे। एक और ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे नोट कर देते हैं। पहले ये प्रिंट हो रहा था, ट्रू था ये, अब ये फॉल्स होगा। अब अगर मैं चलाऊंगा तो कुछ भी नहीं आएगा हमारी स्क्रीन पे। ऊपर वाली कंडीशन भी फॉल्स है, नीचे वाली भी फॉल्स है, तो कुछ भी नहीं आया स्क्रीन पे। ट्रू को फॉल्स करने के लिए, फॉल्स को ट्रू करने के लिए हम नोट ऑपरेटर यूज करते हैं। काफी बार इसकी भी जरूरत पड़ती है। कुछ भी हमारे पास यहाँ पे यूजलेस नहीं है। हर कीवर्ड को आप जब आगे एप्लीकेशंस में काम करोगे तो आपको दिखेगा कि हर कीवर्ड का कहीं ना कहीं यूज होता है। तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। इसके बाद हमारे पास आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स की बात करते हैं। मेंबरशिप क्या होती है कि भाई आप क्या एक ग्रुप के मेंबर हैं, तो ऐसी चीज़ों को चेक करने के लिए मेंबरशिप हम यूज़ करते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है कि कौन कौन इस शादी में आ सकता है, आपके पास एक नामों की लिस्ट है। तो मान लीजिए आपके पास गेट पे कोई गेस्ट आया, आप उसका नाम डाल के देखते हो तो मेंबरशिप चेक होती है आपकी कि क्या आप इस शादी में इनवाइटेड हो, और फिर ट्रू या फॉल्स रिटर्न होता है। आप रेस्टोरेंट बुकिंग में या टेबल बुकिंग के लिए ऐसे लॉजिक का यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक स्ट्रिंग है मेरे पास, str नाम देता हूँ मैं इसको, str1, स्ट्रिंग 1 है हमारी।
इसमें मैंने लिखा है संजय, प्रयाग, ज्योतिष, मधुर। तो ये हमारी एक स्ट्रिंग हो गई, स्पेसिस के साथ मैंने काफ़ी सारे नाम लिख दिए। अब मैं एक चेक स्ट्रिंग लेता हूँ, एक स्ट्रिंग ली मैंने चेक गेस्ट के नाम से। मान लीजिए आप चेक करना, मान लीजिए लिस्ट बहुत लंबी है, हजारों करोड़ों नाम है इसमें, स्पेसिस दे सकता हूँ मैं यहाँ पे। ये तो एक स्ट्रिंग है, आगे हम असली की लिस्ट भी बना के देखेंगे। मान लीजिए ऐसे बहुत ही सारे गेस्ट हैं आपके पास। वापस होम की तरफ जाता हूँ, तो बहुत सारे गेस्ट की मेरे पास लिस्ट है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या मुस्कान इनवाइटेड है, या मैंने एक नाम इनपुट लिया, फिर वही इफ यूज करेंगे हम, इफ चेक गेस्ट। काफी लंबे वेरिएबल नाम नहीं लेते वैसे हम। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर इन है। इन आपको चेक करना है कि क्या चेक गेस्ट इन str1 है, क्या हमारी स्ट्रिंग में चेक गेस्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो प्रिंट करें, क्या प्रिंट करें, वेलकम टू द पार्टी। एक और इफ स्टार्ट करता हूं मैं अलग से, चेक गेस्ट। इससे अगला हमारे पास था नोट इन str1। तो क्या प्रिंट करें, you are not welcome, name not in the list। अब अगर इसको मैं रन करता हूं, चेक गेस्ट की मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी यहाँ पे, CHEC के ऊपर वाले में। तो वेरिएबल नेम्स हमें बिल्कुल ध्यान से लिखने होते हैं अक्सर। मुस्कान को हमारे सिस्टम ने बोल दिया है कि यू आर नॉट वेलकम, नेम इज नॉट इन द लिस्ट। मान लीजिए मैं संजय का पूछता हूँ यहाँ पे और रन करता हूँ इस मॉड्यूल को, तो वेलकम टू द पार्टी। इसमें हम यहाँ पे स्ट्रिंग अपेंड करा सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस देके एक प्लस डाल के अगर हमें चेक गेस्ट का नाम डाल देता हूँ तो हमारा गेस्ट का नाम प्रिंट हो जाएगा, वेलकम टू द पार्टी संजय। इसके बाद मैं और स्ट्रिंग्स अपेंड कर सकता हूँ, ऐसे जितनी मर्जी मैं स्ट्रिंग्स ऐसे अपेंड करा सकता हूँ। यहाँ एक स्पेस दे देता हूँ ताकि जो भी मैं लिखूँ वो मेरे नाम के लास्ट में ऐसे वाई के साथ चिपका हुआ ना आए। बी कंफर्टेबल। ऐसे हम कितनी भी स्ट्रिंग्स को प्लस वाले ऑपरेटर से, अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। वेलकम टू द पार्टी संजय, बी कंफर्टेबल। तो मेंबरशिप ऑपरेटर देखे हमने अभी इन और नॉट इन तब हमने चेक किया है कि क्या स्ट्रिंग 1 के अंदर चेक गेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है। मेंबरशिप हमने चेक की है, ये एक स्ट्रिंग थी, हमने चेक किया कि क्या स्ट्रिंग के अंदर वो सब चीजें आ रही हैं जो चेक गेस्ट के अंदर लिखी हुई है। इसके बाद आइडेंटिटी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये काफ़ी ज़्यादातर यूज़ नहीं होते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर मेमोरी से हम डील करने के लिए यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमने चेक करना हो कि क्या दो चीज़ें रैम में सेम जगह पे स्टोर्ड है, तो आप यूजुअली छोटे प्रोग्राम्स में बाइनरी लैंग्वेज और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का यूज़ नहीं करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो बाइनरी नंबर्स के ऊपर है, बाइनरी नंबर्स और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।